अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। ज़ाविया से बाबा जी अशफाक की एक और प्रोग्राम पेश खिदमत है। इसका उन्वान है एंड्रयू। मेरी दिली आरजू के मुताबिक हमारे शहजाद अहमद यहाँ इस महफिल में तशरीफ लाए तो उन्होंने आते ही उस अहद की याद दिलाई जिसका ताल्लुक 60 या 61 या 62 की दहाई का है। मुझे सही तरह से सन याद नहीं रहा, और इस बात का ताल्लुक एक हद तक उस दरस रूहानी से मिलता है जिसके बारे में मैं इल्म हासिल करने के लिए और तालीम पाने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर घूमता रहा। लेकिन ये मेरा इब्तदाई दौर था और मेरा उस रूहानियत के बखेड़े में पड़ने का कोई इरादा न था, और ना ही मुझे उसकी कोई दिलचस्पी थी। शाम के वक्त बच्चों के साथ खाना खा रहा था कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं गया, जाके दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक बड़ा दुबला सा नौजवान, दाढ़ी, सुनहरे बाल, अंग्रेजी मजाज, घिसी हुई जीन्स पहने हुए और आधी आस्तीन की कमीज पहनी दीवार से लगा खड़ा था, चौखट से। तो उसने मुझसे कहा कि आर यू मिस्टर अशफाक अहमद? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो वो कुछ देर चुप रहा, फिर मेरे चेहरे को देखता रहा। फिर उसने कहा मुझे आपसे कुछ मालूमात हासिल करना है। क्या आप स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा नहीं, इससे मेरा तो कोई तल्लक नहीं। मैंने उसके बारे में पढ़ा ज़रूर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस इल्म का साफ़ी हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं उसके अंदर दाखिल नहीं हुआ। मुझे उसका पता कुछ नहीं। उसने कहा मुझे बड़ी मायूसी हुई। मुझे तो किसी ने कोयटा में बताया था, जहाँ से मैं अपना ट्रैवल चेक कैश करवा रहा था, कि अशफाक साहब से मिल लेना, वो आपको बहुत सारी मालूमात बताएंगे। मैंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम कहाँ ठहरे हो? उसने कहा मैं रेलवे स्टेशन लाहौर, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे आए हुए 3 दिन हो गए हैं। इससे पहले मैं हिंदुस्तान में रहा, बनारस में 1 साल में रहा, और वहाँ से फिर मैं खटमंडू चला गया। खटमंडू मैंने तांत्रिक विद्या हासिल की और वहाँ 10-11 महीने रहा। तांत्र का इल्म हासिल करने के बाद मेरी कोई तशफ़ी नहीं हुई, तो फिर यहाँ आ गया लाहौर में। किसी ने बताया कि लाहौर भी रूहानियत का गढ़ है। मैंने कहा ये मदीनातुल औलिया है तो सही, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। सच्ची बात ये कि मैं जानता भी नहीं हूँ। वो मायूस हुआ, और चेहरा शाह उसका बिल्कुल आपको आसानी होगी जानने में कि DHO लांस से मिलता जुलता था। इतना ही दुबला, वैसी शक्ल, वही आंखें, वैसी नाक, वैसे उसका अंदाज खड़े होने का, गर्दन भी। मैं वापस अंदर आया तो मेरी बीवी ने मुझे पूछा कौन है? मैंने कहा कोई बाहर का आदमी था, गैर मुल्की। ये पूछता था। उसने कहा हमारे पास क्यों आ गया? मैंने कहा मुझे बड़ा तजस्सुस है कि हमारे पास क्यों आ गया। तो खैर शाम को जब मैं लेटा तो मुझे ख्याल आया कि पता नहीं वो कहाँ रहता होगा, और उसको दिक्कत हुई होगी। शरीफ सा आदमी था और वो कुछ जानना चाहता था। और वक्त मैं भी था, हिप्पी इस ज़माने में बहुत आया करते थे, और उसका अंदाज़ा भी हिप्पियाना था। तो यूँ मेरे ज़हन पर ये सारी चर्ही चलती रही। अगले दिन मैं 10-11 बजे रेलवे स्टेशन पर गया तो वो थर्ड क्लास के नलके के पास अपनी किताब खोले, दीवार से डोर लगाए कुछ पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा कि माफ़ी चाहता हूँ कल आपके साथ ठीक बात ना हो सकी, आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम एंड्रयू है। मैंने कहा तुम यहाँ कहाँ रहते हो? कहने लगा मैं यहीं रहता हूँ। मैंने कहा तुम्हें यहाँ दिक्कत होगी? उसने कहा नहीं, वक्त कोई नहीं, हम आम आदमी हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं। ये बहुत अच्छा है, पानी मुझे मिल जाता है पीने को, खाने को एक आधा समोसा खा लेता हूँ। मैंने कहा तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो घर, वहाँ तुम्हें थोड़ी सी आजाइश होगी, और मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ है। उसने कहा ठीक है, मैं हाजिर हूँ, चलो। जब चलने लगा तो उसके पास कुछ था ही नहीं। मैंने कहा अपना थैला उठा लो। कहने लगा कौन सा थैला, मेरे पास तो कुछ नहीं। मैं उसे अपने साथ घर ले आया तो मेरी बीवी कहने लगी कि ये क्या चीज़ पकड़ आए हो? तो जब वो घर आया तो एक तो उसके बदन की बड़ी बदबू थी, हिप्पियों से खास किस्म की बदबू आया करती है। दूसरा, जब वो बैठ गया तो उसने मुझसे कहा क्या मैं सिगरेट ले सकता हूँ? तो मैंने कहा पी लो। जब उसने सिगरेट पिया तो मेरी बीवी ने कहा ये कैसा सिगरेट है, इसमें तो और किस्म की बदबू है। तो मैंने कहा ये ऐसे ही होते हैं, इजाज़त दे दो। कोई बात नहीं, उसे इजाज़त दे दें। तो कहने लगी आप इसे क्या करेंगे? मैंने कहा हमारे यहाँ एक कमरा है, बड़ा अच्छा सा खाली पड़ा है, तो इसमें रह लेगा, पढ़ा लिखा आदमी है। तो उसने बहुत बादल हादसा कहा अच्छा रह ले, कितने दिन के लिए? मैंने कहा मुझे पता नहीं कितने दिन के लिए। वो सुबह जब उठा तो उसने कहा अशफाक साहब, आई एम नॉट अ रियल पोइट, आई एम सॉर्ट ऑफ पोइट। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक नज़म लिखी है रात को। तो वो मुझे सुनाने लगा। मैं शायरी में से बड़ी रगबत रखता हूँ, लेकिन इतनी गहराई में जाने के लिए जबकि मुश्किल नज़म हो तो मैं फिर रुक जाता हूँ कि मुझे लिखी हुई मिले, ध्यान से देकर कुछ समझूं। लेकिन वो सुनाने लगा अंग्रेजी में। तो मेरी बीवी आगे होकर बैठ गई। वो चूंकि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी, उसको ज़रा आसानी हुई, तो उसने कहा कि एंड्रयू प्लीज से इट अगेन। उसने फिर पढ़ा तो जनाब बिल्कुल उसकी मोहब्बत में मुबतला हो गई, और मैंने शुक्र किया कि मेरे ऊपर बोझ नहीं रहा। तो उसने कहा कि डू यू राइट, हैव यू रिटन समथिंग एल्स टू?
تو اس نے کہا ہاں میری ایک کاپی ہے جو جیب میں تھی. تو اس نے 2 3 نظمیں اس میں سے سنائی. تو میری بیوی کہنے لگی یہ تو بڑے کمال کا پوئٹ ہے, غضب کا ہے یہ تو. اور یہ ساری لمبی لمبی باتیں ڈیٹیل سے بیان کرنے لگی. اور اس کو اچھی خوراک ملنے لگی ہمارے گھر سے, کیونکہ وہ بہت اچھا شاعر تھا. اینڈریو صاحب آنے لگے. ہمارے گھر میں ایک کونا تھا جہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا, کارنر میں. تو وہ اس نے اپنی جگہ بنا لی, وہاں ایک ٹوٹا ہوا مسلح بچھا لیا, پھر دن بھر اسی کونے میں بیٹھا رہا. کسی سے کوئی سروکار نہیں, کبھی ہم کو ڈسٹرب نہیں کیا, کبھی ہم سے کچھ پوچھا نہیں, کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی, بس وہی بیٹھا رہتا اور لکھتا رہتا تھا. شام کو میری بیوی پوچھتی کہ ہیو یو سم تھنگ نیو, تو وہ کہتا ہاں ایک بند ایک سٹینزا ہوا ہے یا دو یا پوری نظم. تو وہ سناتا تھا. ایک ہی اس کی سامع تھی اور ایک ہی تھا پوئٹ, اور وہ اپنا مشاعرہ ختم کر کے شام کو اوپر چلا جاتا. ایک دن میری بیوی بڑی پریشان تھی اور وہ بھاگی پھرتی تھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے سے تیسرے کمرے میں, اور ملازم بھی پریشان تھے. وہ بار بار جاتی تھی برآمدے میں اور بار بار باہر آتی تھی. تو اینڈریو جس نے کبھی دخل نہیں دیا کام میں, انگریز آدمی کبھی دخل دیتا بھی نہیں, پوچھتا بھی نہیں, اس نے جب آپا جی کی پریشانی کو دیکھا تو اٹھ کے اپنی جگہ سے آیا, کہنے لگا if you do not mind آپا جی, you seem to be discomfort and you are uncomfortable, what is wrong. مجھے آپ سے پوچھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ مینرز کے خلاف ہے اور مجھے دخل نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, آپ بہت گھبرائی پھرتی ہیں. تو اس نے کہا اینڈریو ڈو ناٹ ٹاک ٹو می, یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے, تو چھوڑو اس قصے کو, میں ہوں بس گھبرائی ہوئی. وہ بیچارہ ڈر گیا, پتہ نہیں کہ مشرق کے لوگوں کا کیا انداز ہے. لیکن جب اس کی پریشانی اور بڑھی, ایک آدمی آ گیا ایک ہتھوڑی اور پلاس اٹھائے ہوئے. وہ اندر کچھ کٹا کٹ کرتا رہا, پھر چلا گیا تو واپس. تو اینڈریو نے کہا کہ آپ جو مرضی کہیں آپا جی, میں تو ضرور پوچھوں گا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری جو کوٹری ہے جہاں میں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے, اس کو لاک لگ گیا ہے, آٹومیٹک بند ہونے والا. تو میں اپنی چابیاں اندر بھول گئی ہوں, غلطی سے ہاتھ لگ گیا دروازے کو تو وہ بند ہو گیا, اب وہ کھلتا نہیں. میں نے پیٹرول پمپ سے آدمی کو بلوا کے بھیجا ہے, اس نے کہا 60 روپے لوں گا. اس نے بہت ٹرائی کیا, اس نے کہا کہ تالا ایسا ہے وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کھول سکتا, ترخان کو بلوائیں, واری لے کر اتنا حصہ کاٹے گا پھر لاک نکلے گا. اس نے کہا کیا میں آپ کو وہ تالا دیکھ سکتا ہوں. اس نے کہا دیکھ کے کیا کرو گے مسٹر. تو اس نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگی آ جاؤ آ جاؤ دیکھ لو. اس نے تالا جا کے دیکھا, اس نے کہا آپا جی کوئی تار ہوگی. اس نے کہا تار تو کوئی نہیں ہے. تو اس نے خود ہی گھوم پھر کے, ایک ٹوٹی ہوئی چھتری پڑی تھی ہمارے گھر میں جو پرانی تھی, اس نے اس کی تار نکالی اور اس کو مروڑا دیا اور اس کے اندر یوں ہلا کے کڑک سے دروازہ کھول دیا. تو میری بیوی بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا یہ تم نے کیسے کھول دیا. کہنے لگا بس یہ کھل گیا, بس یہ کھل جاتا ہے. کہنے لگا کہ یس اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ آئی لاک. اس نے کہا کہ اینڈریو مجھے بتا تم نے کھولا کہتے. اس نے کہا ابا جی میں لندن میں گرامی گرامی چور ہوں اور میں نے 2 سال قید مکتی ہے چوری کرنے پر. میرا کریکٹر اچھا تھا تو مجھے 4 مہینے کی معافی مل گئی. تو 1 سال 8 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد پھر میں جیل سے نکلا ہوں. تو میرے سامنے کوئی دروازہ کوئی لاک جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب وہ ڈر گئی. میں شام کو گھر آیا تو کہنے لگی یہ اینڈریو تو چور ہے اور اس کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اس نے خود اعتراف کیا ہے. جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا یس سر میں بہت بڑا مشہور چور ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اخبار کی نیوز کٹنگ بھی دکھا سکتا ہوں, اس میں میری فوٹو ہے. مجھے 4 مہینے کی معافی مل گئی کیونکہ میرا کریکٹر بہت اچھا تھا. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے پرائمری اسکول میں نوکری کر لی بطور پروفیسر آف فلالوجی. لٹریچر کا آدمی تھا, لسانیت کا آدمی تھا, لغت کا بالکل لسانیات کا پروفیسر ہوگا تو پڑھتا رہتا تھا. تو کہنے لگا لسانیت تو بڑا سخت سبجیکٹ ہے, میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو ضرور آنا چاہیے اس کی بنیادی باتیں. تو پھر مجھے روحانیت کا شوق ہوا تو پھر میں انڈیا چلا گیا. اب میں گھر میں دونوں میاں بھی بڑے خوف زدہ ہوئے کہ چور کو گھر میں رکھا ہوا ہے, یہ سزا یافتہ بھی ہے اور سازہ شاعر بھی ہے, اس کے ساتھ انگریزی کا پروفیسر بھی, اور پروفیسر بھی لسانیات جیسے مضمون کا. اب میں اس سے تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے بھی بام لیا. وہ صبح اٹھ جاتا تھا اور ایک لمبا راستہ طے کر کے دن بھر غائب رہتا, شام کے 5 6 بجے واپس آ جاتا تھا. پھر ہم کھانا وغیرہ کھاتے, دن کا کھانا وہ ہمارے پاس نہیں کھاتا تھا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو دن بھر کہاں جاتے ہو. اس نے کہا آپ تو میری مدد نہیں کر سکے, لاہور میں بوڑھے راوی کے پاس ایک بابا چھتری والا ہے, اس کے پاس جاتا ہوں. تو آپ کو بھی چلنا چاہیے, وہ بہت عجیب و غریب ہے, اس کے پاس علم ہے اور وہ بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بتائے گا. تو میں نے کہا میں ایسی چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتا, میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. اس نے کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ ضرور چلیں. تو میں شوق اور تجسس کے مارے اس کے ساتھ گیا. وہاں گئے تو وہ چھتری والے جو تھے وہ کشمیری زبان بولتے تھے, ان کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی, اور اینڈریو صرف انگریزی بولتا تھا, اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی. لیکن یہ دونوں صبح بیٹھ جاتے گفتگو کرنے اور شام تک یہ دوسرے سوال جواب کرتے رہتے. اب یہ کیا کرتے ہوں گے یہ وہی جان سکتے ہیں, میرے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. یہ
ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता था कि ये बाबा जो बात करता है ऐसी होती है जो मैंने इससे पहले ना खटमंडू में सुनी ना बनारस बनारस में सुनी, और बाबा से मैं नहीं पूछ सकता, वो सर जो आपसे पूछता है कैसा आदमी है। लेकिन एंड्रयू को इन सारी बातों का पता चलता है। अब देखिए, इंसान तलाश के लिए किस तरफ को निकलता है, रुख उसका किसी और तरफ होता है। चला कहीं और आ गया हमारे घर। अब जो बेयकीने लोग थे, जिन चीज़ों पर एतमाद नहीं रखते थे, उसको वहां रहना पड़ा। अब उसने एक दिन बताया कि मेरी मंगेतर भी है, उसका नाम जूही है, जूही आना चाहती है, उसको हाथ लिखती है कि आई वांट टू जॉइन यू, तुम कहाँ हो। इस वक्त एंड्रयू का जो वालिद था वो ब्रिटिश रेलवे का रिटायर्ड ऑफिसर था। जूही का बाप काउंटी में एक ड्राफ्टर था, जीपी ड्राफ्टर तो अच्छे घराने में तल रखता था। मेरी बीवी का शौक हुआ तो उसने कहा जूही को जरूर आना चाहिए, ये अलग अलग क्यों रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उसे बुला लेते हैं। उसे खत लिखा गया। अब जूही जब आई हमारे घर तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी गोरी और ऊंचे कद की, लेकिन तबीयत जरा सी जो है वो तेज थी, तो जल्दी घबराती थी, और वो तहम्मुल और बुर्दबारी में एंड्रयू में से कम थी, और बहुत सी बातों में एंड्रयू पर चढ़ दौड़ती थी। तो जब मेरी लड़कियों ने देखा, मेरी बाजियों और मेरी भतीजियों और मेरे घर वालों ने, तो उन्होंने कहा कि जूही और एंड्रयू की शादी करनी चाहिए। चाचा उन्होंने कहा कि पहले हम इसको ढोलकी रखेंगे, फिर उसकी गोड़ियां होंगी, आधी लड़कियां इधर हो गई उसकी तरफ और आधी जूही की तरफ। हमारे बरामदे में साहब इतनी बड़ी शादी पहले कभी हुई नहीं थी। बच्चियां रोज बैठ जाती ढोलकी लेकर, उन्हें बजाना शुरू कर दिया। जूही बहुत खुश हुई, इतनी तो इज्जत नहीं होती वलायत में, वो तो जाती है। एक सेकंड के लिए चर्च में गए और शादी खत्म। जब शादी करीब आती गई तो मुझे एंड्रयू ने कहा शादी तो मेरी हो चुकी है, लेकिन मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, मुला जी जो होता है वो भी हो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम हमको क्या दर्ज कराएंगे उसने कहा नहीं वैसे ही आ जाए। तो मैंने मोहल्ले के मौलवी से कहा कि आज हमारी शादी है गोरा गोरी की, तो आप आ जाए। तो कहने लगा ठीक है। मैंने कहा निकाह पढ़ा दें, कुछ पढ़ दें आप इससे। उसने कहा कोई बात नहीं, नसारा है। तो मैंने कहा हाँ नसारी है, या नसारी ईसाई। अब जिस दिन उसका शादी का दिन था तो वो सुबह चला गया कहीं अपने बाबा से मिलने, बाबा छतरी वाले से, और उसे दुआ वगैरह लेने के लिए। दिन गुजर गया, लड़कियां डोली ढोलकी बजा बजा थक गई, शाम पड़ गई, मौलवी साहब आ गए, एंड्रयू साहब का कोई पता नहीं, और हम सारे परेशान बैठे हैं। घर में जूही जो है वो पिन लिए भागती फिरती है। रात रात पड़ गई, रात के 8-9 बज गए, आधी रात को एंड्रयू साहब चले आ रहे हैं। एक सुथर पहनी हुई, घुटनों से ऊंची, और सर के ऊपर एक ऐसा साफा और कमीज। तो मैंने जरा शौर किया उसको, मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ थे। तो जब तो वो बार बार सॉरी कहे जा रहा था। लेकिन सारी लड़कियां जो बैठी हैं तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम हो रहा है वगैरह वगैरह। तो कहने लगा मुझे बड़ा जरूरी काम था, वक्त तो मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे सर्टिफिकेट लेना था, तो मिल नहीं रहा था, देर हो गई। तो मैंने कहा कौन सा सर्टिफिकेट। तो कहने लगा मैं आज मुसलमान हो गया हूँ, मुझे उसका सर्टिफिकेट लेना था। मैंने कहा कहाँ से लिया सर्टिफिकेट। उसने कहा शाही मस्जिद में मौलवी साहब ने मुझे दिया है, मैं ये ले आया हूँ, तो मैंने अपना नाम सुलेमान रखा है। मैंने कहा यार तुझे मुसलमान होना ही था तो मुझसे कोई अच्छा सा नाम पूछ देते, मैंने ड्रामों में इतने आला आला नाम रखे हैं। सुलेमान कहने लगा कि मुझे अच्छा लगता है ये हजरत सुलेमान की नकल। इस पर एक कफियत तारी थी, वो जीवो गरीब आदमी था। उसने कहा मैं ये नाम रखा है, ये तो लड़कियां ढोलक बजा रही थी, उन्हें शोर मचा दिया कि सलमान भाई जिंदाबाद, सलमान भाई जिंदाबाद। जूही कहने लगी कि व्हाट हैपेंड। अब मैं तो चुप, मेरी बीवी भी। तब ये लड़की मेरी बाजी नीलो कहने लगी कि जो है, कहने लगी कि ये मुसलमान हो गया है और आज से इसका नाम सुलेमान है। जूही ने ये सुना, अपने खूबसूरत कपड़े फाड़ दिए, सर के बाल नोचे, चीखें मारी, जमीन पर लेटने लगी, थूकने लगी, और इतनी परेशान हुई कि हमें मुश्किल पड़ गई कि या अल्लाह ये क्या हुआ। उसने कहा कि आई आई विल किल हिम। सुलेमान तो उसको यूं समझाने लगा, कि कोशिश करने लगा कि उसने कहा कि तुम इतने जालिम होते हो, दहशतगर्द होते हो, तुम कुछ भी हो जाते, मुसलमान ना होते, तुम्हें पता नहीं है दुनिया की खौफनाक जालिम और खूनखार कौम है। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दीन में ये अकेला दीन है जिसमें ला इकरा फिर दीन है, कि दीन पर कोई जबर नहीं। मैं तो तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम हमारा दीन तब्दील करो, मुझे इस बात का हुक्म है। उसको इस तरह से कह रहा था जिस तरह अब वो एक और चीज हो गया हो। जूही को हमने समझाया, मुला जी बैठे हुए थे उधर आके, लड़कियों की ढोलक बंध गई और रोना पीटना पड़ गया। उसने कहा कि आई क्विट, मैं ये नहीं करूंगी। जैसे हमने कहा उसकी अगर मर्जी ना हो, तो कहने लगा पापा जी नो नो नो, एक ही बात करें। मिस्टर सलमान जो कि पहले एंड्रयू था, एक ही बात करने लगा, लाकुम दीनकुम वलिय दीन। ये पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था कि शादी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने बताया तो है कि पजामा सा पहना हुआ था, मुंह भी वैसी आ रही थी। खैर उसे छोड़कर वापस चली गई, ये रह गया। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, हम जबरदस्ती करने वाले बंदे नहीं हैं, लेकिन मैं उसको मनाऊंगा जरूर, चाहे कोई शामिल हो या ना हो, आप मेरी मदद करें। मैंने कहा क्या।
मैंने कभी कोई आपसे चीज़ नहीं मांगी, तो वो मैंने देखी है। मैंने एक दिन स्टोर खोला तो आपा जी के साथ चावल निकालने के लिए, वहाँ स्टोर में एक डब्बा था टीन का। सर उसमें एक बहुत कीमती चीज़ पड़ी है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? मैं डर गया, पता नहीं ये क्या मांग रहा है। मैंने कहा क्या है उसके अंदर? उसने कहा रियल कर्ड शुगर। गुड़ पड़ा था हमारा 5-6 साल का गंदा पुराना, उसने देख लिया था। तो उसने कहा ये तुमने कहाँ से लिया है? और ये अल्लाह की नेमत, हम तो सफेद शुगर खाते हैं। वो था जो हम भैंस वगैरह को देते थे। हम उसे फेंकने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिली थी। वो कहने लगा, तो मैंने पूछा तुम इसका क्या करोगे? उसने कहा कि इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, ये सारी चीजें मौजूद है, ये बड़ी नेमत है, मुझे दे दे, मैं इसका केक बनाऊं। मैंने कहा जुई चली गई, शादी तुम्हारी हुई नहीं, केक बना के क्या करोगे? उसने कहा नहीं, चलाते। वो गंदा गुड़ वाया तो उसने घोल के, आटा डाल के इतना आला दर्जे का केक बनाया। हमने तो खाया खाया ना सका, लेकिन वो काट काट कर छुरी से खा रहा था। हमारे घर वालों को एक एक टुकड़ा दिया, तो मेरी बीवी ने कहा इसकी शादी का है, हमको लेना चाहिए। तो हमने भी लेकर जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा खाया। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को फ़ोन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर करो। उसने यूके बरतानिया माँ को फ़ोन किया कि यहाँ पर मकामी लोगों ने मेरी शादी सेलिब्रेट की है मामा। माँ इसके बजाय इससे ये पूछती ये कौन लोग हैं, किधर हैं। तो कहने लगा कि हाउ वाज द केक। को गुड़ की कफियत बताई, उसमें कैल्शियम है, फलाना आयरन है, फलाना, कोई 18 किस्म की खूबियां गवा दी। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें कल एक इसकी कटिंग लेकर पार्सल करके केक ही भेजूंगा। केक शादी का बड़ी अजीब चीज होती है। फिर अचानक एक दिन वो हमको छोड़कर चला गया। मुझे कोई 1 महीने बाद उसका खत आया कि मैं बदीन में रहता हूँ, सवाद में एक जगह है, और यहाँ दरिया बह रहा है, और अल्लाह मियाँ ने अगर कोई जन्नत ज़मीन पे उतारी है तो वो सवात है। और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ पर हूँ, और मुझ पर अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने जगह खरीद ली है, मेरे पास 13 कनाल ज़मीन है। मैंने कहा वो तुमने कैसे ले ली? उसने कहा यहाँ जिन लोगों की ज़मीन थी, एक बाप 3 बेटे थे, इसमें सब्जी उगती है, दुनिया देखे। और मैं हसरत भरी निगाह से इस टोटे को देखता था पहाड़ में, तो वो मुझसे पूछते कि तुम क्या देखते हो गोरा? मैंने कहा ये कितनी खूबसूरत जमीन है। उन्होंने कहा लानत हो, ये कोई जमीन है, ये कोई जगह है, ये कोई मुल्क है, दफा दूर। तो मेरा उनके झगड़ा हो गया। मैंने कहा तुम जमीन मुझे दे दो। उन्होंने कहा तुम जमीन हमसे ले लो और 4 वीजा हमको लंदन का मंगवा दो। मैंने कहा मंजूर है। मैंने आपको बाप को खत लिखा, उसने मुझको 4 वीजा भेजे। मैंने कचहरी में जाकर जमीन अपने नाम करवाई। मैंने कहा अगर जन्नत है तो स्वात है। वो कहते थे अगर जन्नत है तो इंग्लिस्तान है। हमें क्या अच्छी चीज मिल गई है? मैं कहता था अगर जन्नत है तो ये स्वात है, ये पाकिस्तान है, क्या किस चीज मिल गई है? कहने लगा अशफाक साहब, मैं समझ नहीं सका कि ये क्या है, वो लोग जन्नत क्यों छोड़ गए? वो जो पठान थे, वो कहते थे ये बेवकूफ का बच्चा इंग्लिस्तान की जन्नत छोड़कर इधर क्यों आ गया है? तो ये एंड्रयू की कहानी थी, जो वक्त की कमी की वजह से मुझे यूं बात करनी पड़ रही है। फिर किसी महफिल में आया तो फिर बयान करूंगा। ये फैसला इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी जन्नत अर्जी कहाँ पर है। तो ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।